नमस्ते, मैं वैद्य अनुपमा पात्र आप सभी को इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताई थी आयुर्वेद की इतिहास की विभ्रंशता के बारे में, आज उसी को आगे चल के मैं थोड़ा और डिटेल बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं जिस बात का खुलासा की हूँ हर एक आयुर्वेद विद्वान के लिए उसको ग्रहण करना या पचाना इतना आसान नहीं है। उस बात की सच्चाई को साबित करने के लिए आगे और भी ऐसे वीडियो प्रमाण के साथ देने जा रही हूँ, जिसके चलते एक दिन हर एक आयुर्वेद चिकित्सक इस सच्चाई को ग्रहण अवश्य करेंगे। जैसे हम जानते हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता को बृहत्त्रयी के हिसाब से हम ग्रहण करते हैं। आज मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ इस विचार को, क्या इस पे सच्चाई है। हम जानते हैं चरक सुश्रुत संहिता जो है उसका ओरिजिन हमारी सीधे सीधे वही ब्रह्मा भगवान के ज्ञान के साथ जुड़ी है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताई थी। तो पर वाग्भट संहिता के अगर रचना की उद्देश्य को लेकर आज थोड़ा हम विचार करेंगे तो ये सच्चाई पता चल जाएगी हमें। जो उन्होंने पहले बता रहे हैं कि जो अग्निवेश तंत्र या फिर सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथ इतना विस्तृत थे कि उनको पढ़ के आयु खत्म हो जाएगा, अलग अलग पढ़ के चिकित्सा नहीं कर सकते, इसीलिए एक जगह में वर्णन किए। पर क्या ये सच्चाई है? हम आज जानते हैं चरक संहिता भी पढ़ते हैं, हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं और वाग्भट संहिता को भी पढ़ते हैं, फिर लघुत्रयी को भी पढ़ते हैं, फिर आगे मॉडर्न की पूरी ज्ञान लेते हैं, फिर इसके बावजूद भी हम चिकित्सा कर पा रहे हैं, हमारे आयु खत्म नहीं होती है। तो जिस आधार पे वो बनाया गया था वाग्भट संहिता का, वही निराधार है। मैं आज इसके बाद इस वीडियो में प्रमाण देना चाहती हूँ। जो पहले शास्त्र परीक्षा के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पूरे डिटेल में वर्णन किया गया है कि ग्रंथ कैसा होना चाहिए। इस बात को भी जिक्र किया गया है कि अच्छा शास्त्र जो है वो अति संक्षिप्त या फिर अति विस्तृत नहीं होना चाहिए, जो त्रिविध बुद्धि वालों के लिए गम्य होना चाहिए। तो उनको वो ज्ञान था, कैसे भला फिर वो गलती कर सकते थे। तो ये कहना गलत है कि वो अति संक्षिप्त या अति विस्तृत था या फिर अलग संदर्भ अलग अलग जगह में बिखरे पड़े थे। वो बहुत ही अच्छे तरीके से पुराने ग्रंथ का रचना की गई थी। पर मैं बताना चाह रही हूँ कि एक ग्रंथ बनाकर आयुर्वेद को विभ्रंश कर डाले हैं। वो दोनों ग्रंथ की उद्देश्य अलग था। इसके हिसाब से जैसे आचार्य वाग्भट बता रहे हैं कि वो अलग अलग ज्ञान असंपूर्ण है, और वो आगे भी चल के बताए हैं कि चरक संहिता पढ़ के आप शस्त्र चिकित्सा के बारे में नहीं जान सकते, उस तरह सुश्रुत संहिता पढ़ के जो काया चिकित्सा मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं हो सकता। पर ये गलत है। पहली बात तो सच्चाई है कि चरक संहिता में जो शस्त्र कर्म या फिर सर्जरी पार्ट को नहीं बताया गया है इतना। सुश्रुत संहिता या फिर शल्य तंत्र को देखना पड़ेगा, वो बात को खुद बताए हैं। पर सुश्रुत संहिता जो बता दूं वो सिर्फ शस्त्र चिकित्सा नहीं है। फिर अष्टांग संग्रह में कहा गया है कि न मात्रम अपि किंचित आगम वर्जित, मतलब आगम जो शास्त्र प्रमाण उपलब्ध था जिसको लेकर उन्होंने ग्रंथ रचना की है, उसमें कोई भी मात्र भी इधर उधर नहीं बताए हैं, मतलब जैसा का वैसा लिए हैं। पर ये बात भी सच्चाई नहीं है। हम जानते हैं, हर एक आयुर्वेद विद्वान जानता है, बहुत ही जगह में वो अपना व्यू रखे हैं, चरक सुश्रुत के ज्ञान को ग्रहण नहीं किए हैं। तो वो जो कह रहे हैं वो खुद उसको पालन नहीं किए हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ग्रंथ रचना का आधार जो था, उद्देश्य था, वही गलत है, और जो बता रहे हैं जो पुराने ग्रंथों के बारे में वो भी गलत है, आदर यज्ञ नहीं है बताए हैं। तो आज हमें विचार करना होगा कौन एक्चुअली आदर यज्ञ है या फिर कौन आदर यज्ञ नहीं है। भले ही हमारे अंदर ये जो गलत विश्वास या फिर कहें तो अंधविश्वास जो 1500 साल पहले से ही हमारे मन में घुसा हुआ है कि चरक सुश्रुत संहिता असंपूर्ण था, आयुर्वेद धीरे धीरे प्रोग्रेस की ओर जा रही है, इसलिए ही वाग्भट संहिता जोड़ा गया, फिर आगे लघुत्रयी को जोड़ा गया और आयुर्वेद इज प्रोग्रेसिंग। ये जो हमारे मन में अवधारणा घुसाया गया है ये गलत है। जो चरक सुश्रुत संहिता अलग अलग अपने उद्देश्य के हिसाब से वो संपूर्ण है और उसको हमें समझनी पड़ेगी। मुझे आयुर्वेद विद्वान पूछते रहते हैं मेरा भला आचार्य वाग्भट के साथ क्या दुश्मनी है, क्यों मैं उनके पीछे पड़ी हुई हूँ। तो मैं आज उनको बताना चाह रही हूँ कि आचार्य वाग्भट क्यों चरक सुश्रुत संहिता के पीछे पड़े हुए थे, क्यों उनको गलत साबित करके अपने ग्रंथ को एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश किए थे, जो कि निराधार है, जिसका आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि ये दोनों ज्ञान को मिलाना मतलब कंट्रोवर्सी को लाना है क्योंकि चरक सुश्रुत आदि ग्रंथ के अलग अलग उद्देश्य था,
जिस उद्देश्य से वो लाए थे उसके हिसाब से वो संपूर्ण है। तो ये दोनों को मिलाने से एक सरल उपाय नहीं पहुंच पाए जो बागभट्ट ने किए थे, जो आज फेलियर हो गया। आज कहें तो जो हम कोविड-19 जैसे महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, इसका इलाज भी आयुर्वेद में है, फिर भी हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे भी कारण यही है कि आज देखें तो उसका जो वर्णन जो है चरक सुश्रुत संहिता में जनपद दंशकारी बीमारी या फिर मारक बीमारी करके सुश्रुत संहिता में वर्णन है, उसका वर्णन बागभट्ट संहिता में है ही नहीं। क्या ये इसी को ही हम बोलेंगे नाति संक्षेप नाति विस्तार? जो विस्तृत वर्णन जनपद दंश के बारे में वर्णन था चरक संहिता में, क्या वो आवश्यकता नहीं थी? आज वो ज्ञान हम सबके मन में होता, कोविड-19 का इलाज हमारे सामने होता। और सिर्फ ये नहीं, उसके पीछे और भी कारण जो है स्पेसिफिक डायग्नोसिस, जिसका महत्व तो बहुत ही है हमारे संहिता में दिया गया है। डायग्नोसिस के बगैर चिकित्सा करने के लिए कहीं नहीं कहा गया है, पर उस ज्ञान को भी विभ्रंश आचार्य बागभट्ट ने किया है। इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कैसे जो डायग्नोसिस की आवश्यकता को वो कमज़ोर किए हैं, जिसके कारण आज जो हम इलाज भी दे रहे हैं डायग्नोसिस के बगैर दे रहे हैं। मतलब डायग्नोसिस कर रहे हैं पर अपने ज्ञान के आधार पर 10 दूसरे आदि का विचार करके अपना एक डायग्नोसिस करके इलाज कर रहे हैं, जो कि हमें चिकित्सा को सही सफलता नहीं दिलाएगी जब तक हम उस बीमारी को अच्छे से पहचानेंगे नहीं। अच्छे से जिस पहचान के जरिए उसका इलाज वर्णन है शास्त्र में, उस पहचान तक हम नहीं पहुँचेंगे, उसका सही इलाज हम नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरे सारे आयुर्वेद विद्वानों को, चिकित्सक को मेरा आह्वान, आज सच्चाई को हम जाने, भले ही सच्चाई कितनी कड़वी लगे, सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। हम सच्चाई के साथ दें। और मुझे पूरा उम्मीद है विजयदशमी के दिन ये वीडियो बना रही हूँ, माता दुर्गा इस सच्चाई की इस राह पे मुझे ज़रूर आशीर्वाद करेंगे, ताकि आयुर्वेद को हम एक कंट्रोवर्सी फ्री, अनावश्यक ज्ञान को हटाकर एक सरल आयुर्वेद पाठ्यक्रम को हम बना पाएँ। जय आयुर्वेद।